दोस्तों, भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत को काटने के लिए कई आंदोलन होते हैं, लेकिन एक ऐसा आंदोलन जिसके बिना शायद हम आज़ाद नहीं हो पाते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दांडी मार्च की। दोस्तों, ये भारत के अंदर आज़ादी की लड़ाई में 1920 के संघर्ष के बाद 1930 के दौर में निर्णायक दौर में पहुँचता है। इसमें महात्मा गांधी के आंदोलनों का सबसे बड़ा महत्व है। पहले असहयोग आंदोलन में भारी संख्या में देश की जनता ने भागीदारी की थी, जिसके बाद 1931 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ने एक और आंदोलन की शुरुआत की, जिसे फिर से सभी देशवासियों का समर्थन मिला। इस आंदोलन का आगाज 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से हुआ और इसी यात्रा के खत्म होने पर देशव्यापी ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक तौर पर शुरू हुआ। इस आंदोलन के नतीजे के बाद देश में आज़ादी के शासन व्यवस्था की नींव बनने की शुरुआत होती है। पहले 1920 में असहयोग आंदोलनों को देश के हर तबके का समर्थन मिला, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख दिया। लेकिन आंदोलनों को अचानक से खत्म होने के बाद देश में वैचारिक मंथन का दौर शुरू हुआ और देशभक्ति आयामों में विस्तार हुआ। क्रांतिकारी दल बनते हैं तो स्थानीय सरकारों में भी देश सेवा के लिए रंग उमड़ के दिखते हैं। स्वराज की मांग ने जोर पकड़ा। 1929 के बाद से देश की आज़ादी को नई दिशा मिलती है। जब कांग्रेस ने देश में पूर्ण स्वराज हासिल किया, तब देश के अंदर 1930 में गांधी जी को फिर एक आंदोलन करने के लिए अवसर मिला, जब अंग्रेजी सरकार ने नमक कानून लागू किया और उसके खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का विचार किया, जिसकी शुरुआत में पहले अहमदाबाद से गुजरात के समुद्री तट तक पैदल यात्रा करने का बाद दांडी में नमक कानून तोड़ना था और वह देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 साथियों के साथ 240 मील यानी कि 386 किलोमीटर लंबी यात्रा कर नवसारी के एक छोटे से गांव दांडी के लिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वह समुद्र तट पहुंचे। उनके सार्वजनिक तौर पर नमक बनाकर उन्होंने बेचा और नमक कानून तोड़ते हैं। 16 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते थे रोज। 6 अप्रैल 1930 को अपना सफर उन्होंने पूर्ण करते हैं। दोस्तों, दांडी मार्च खत्म होने के बाद देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हर वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया और कांग्रेस के बड़े छोटे सभी नेताओं ने नमक कानून तोड़कर गिरफ्तारी दी थी। यहाँ तक कि महिलाओं ने अलग से ही असहयोग आंदोलन चलाया और कई कांग्रेस महिला नेता ने भी गिरफ्तारी दी अपनी। इस पूरे आंदोलन में लोगों ने पूर्ण अनुशासन का प्रदर्शन किया। साथ ही अंग्रेजों ने भी आंदोलन कुचलने के लिए बड़े जतन किए, लेकिन जैसे ही आंदोलनकारी इस सब के लिए पहले ही से तैयार हों, लाठीचार्ज हुए तो लोगों ने विरोध नहीं किया, वे लाठी खाते रहे। गांधी जी के इस असर से अंग्रेजी भी घबरा गए। गांधी जी भी अंततः गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर ने भी अंग्रेजी हुकूमत के सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार की कहानी दुनिया में प्रकाशित की। इतनी कहानी के बाद साम्राज्य की पूरी दुनिया में बहुत ही किरकिरी होती है। साथ ही 1931 में गांधी जी की रिहाई के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ। इस आंदोलन के बाद गांधी जी का सत्याग्रह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। टाइम ने गांधी जी को 1930 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। इसके बाद बातचीत में मशहूर गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन का होना सुनिश्चित किया गया। इन्हीं सब का नतीजा 1935 का मशहूर भारत सरकार कानून था, जो भारत की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून साबित हुआ। दोस्तों, इस आंदोलन का खात्मा गांधी जी इरविन समझौते के साथ हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया। 1935 के कानून में इसकी झलक भी देखने को मिलती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग थे जो भारतीयों को पसंद करते थे। उनमें विश्वास को लेकर गांधी जी भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन बेनतीजा रहा था, लेकिन हकीकत में इसके नतीजे दूरगामी रहे। आधिकारिक तौर पर यह आंदोलन 1934 में खत्म हुआ, लेकिन इस आंदोलन का बड़ा प्रभाव यही नहीं रहा कि यहाँ से असहयोग आंदोलन के बाद लोग गांधी जी से दूर हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उल्टा हुआ, लोग गांधी जी से ज़्यादा जुड़े और कांग्रेस का स्वराज की मांग भी। इसके बाद अंग्रेजों को भी भारतीयों को शासन में भागीदारी देना शुरू करना पड़ा। 1935 का कानून इसकी शुरुआत था।